Hello there, everyone. Welcome to Gate Academy. Or before going into the topics, we will be discussing some important things with you all guys. हमारे पास आरआरबी जेई का सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 आप देख सकते हो स्क्रीन पे 777 का है ना। जो भी अगर आपको टेक्निकल का सारे सब्जेक्ट्स एंड आपके एप्टीट्यूड हो गए, रीजनिंग हो गए, जो भी आपके जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस हो गए, उनका सारा डिटेल लेक्चर इस कोर्स में है और बहुत ही चीप प्राइस में है। जो लोग सीबीटी 1 की तैयारी करना चाहते हैं, केवल जिनका टेक्निकल हो रखा है, ठीक है, जैसे आपका टेक्निकल हो रखा है, आपने पहले से तैयारी कर रखी है, तो उसके लिए आपका ऐसा थोड़ी है ना कि आप फिर से सीबीटी 2 का ही पैसा दो। तो आप सीबीटी 1 में आप जाके इनरोल हो सकते हो। 499 का है, इसमें जीएसटी इंक्लूसिव है, ठीक है। 499 और 777 के अलावा आपको कुछ भी पैसे नहीं खर्च करने हैं। और काफी उम्दा कोर्स है, काफी बच्चे लेकर इससे लाभान्वित हैं। और आपको भी ये काम करना चाहिए कि अगर आप आरआरबी जेई के लिए सच में बहुत सीरियस हो, तो देखिए 22 लाख फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है, 22 से 23 लाख ऐसा कुछ डेटा है। अगर 23 लाख में क्या सभी सीरियस हैं? नहीं, सभी सीरियस नहीं है। सीरियस वो है जो एक डेडिकेटेड कोर्स के साथ ही पढ़ाई करेगा और एक कोई अच्छी कोचिंग के साथ नाम जोड़ेगा, और उसके बाद या फिर खुद से ही सेल्फ स्टडी एट सेलेक्टेड और एक जो होता नहीं है स्टैंडर्ड सेट ऑफ लेक्चर्स देखेगा या स्टैंडर्ड सेट ऑफ नोट्स से पढ़ेगा, तो सिलेक्शन वहीं से होता है। ये यूट्यूब में इधर उधर बफर करने से, इधर उधर जंप आउट करने से कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात को आप लोग जानते होंगे अच्छे से, और नहीं जानते तो समझ लीजिए। तो सीबीटी 2 में हमारे पास सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, है ना। सारा सारा सब्जेक्ट का बहुत ब्रीफली कवर्ड है, बहुत सारे लेक्चर्स हैं। आपको जो देखना है, हमारे पास दो सेक्शन है, एक प्रेफर्ड सेक्शन है, एक सेकंड ऑप्शन है। तो प्रेफर्ड सेक्शन में ऐसा है कि हमारे पास जो बच्चों को ज्यादा प्रेफर्ड है, जो बच्चों को ज्यादा समझ में आया, वैसे भी लेक्चर्स हैं। और कुछ जो सेकंड ऑप्शन है वो भी प्रेफर कर सकते हैं। रीजनिंग की सारी डेट क्लास अवेलेबल है हमारे पास। और समय समय पर करंट अफेयर्स भी हम अपडेट करते रहें, ठीक है। तो अभी 17,900 पोस्ट है। आई होप कि ये 3,000 पोस्ट और बढ़ने वाली है, जहां तक मेरी खबर है। तो इस चीज को अकाउंट करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास गेट 2025 का भी एक काफी अच्छा कोर्स है। गेट 2026 का भी आप देख सकते हो, 4444 का कोर्स है। और गेट 2027 का भी कोर्स है, 6666। गेट 2025 का हमारे पास 2222 में है। तो जो बच्चे अगर बहुत ही चीप प्राइस में और बहुत ही अच्छे से तैयारी, बहुत ही क्वालिटेटिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो गेट एकेडमी के साथ आप ये कोर्स एनरोल करें और अपनी तैयारी को एक बहुत अच्छी धार दें। एंड आई होप कि अगले साल आप अच्छे से एक सिलेक्शन लेके आए और 2025 आपके लिए सफलता का वर्ष हो। और 2024 जो लोग एसएससी जेई सीबीटी 2 का दे रहे होंगे, तो उनके लिए 2024 के एंड तक रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना है। तो गेट 2027, और इसके साथ एक बहुत जरूरी सूचना आप सबके लिए कि गेट फ्री स्मार्ट कोर्स एंड डोपामीन कोर्स विद गेट 2026 एंड 2027 वाले कोर्स, मतलब ये 4444 कोर्स के साथ और 6666 कोर्स के साथ स्मार्ट कोर्स और डोपामीन कोर्स दोनों ही अवेलेबल पूरे मुफ्त है, ठीक है। तो आप इसको जाके एनरोल कर सकते हो। आप जाके हमारे ऐप बाई आउट कर सकते हो, ऐप चेक कर सकते हो, वहां पे आप जाके देख सकते हो। इवन यू कैन गो टू अवर वेबसाइट, और डिस्क्रिप्शन लिंक में सारा कुछ अवेलेबल है, तो आप जाके रेफर कर सकते हो। इसके साथ ही आरआरबी जेई और एसएससी जेई का 777 में हमारे पास कोर्स अवेलेबल है फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी जेई 2025, राइट। तो आपको अच्छे से आप तैयारी करो। बहुत अच्छा समय है वैकेंसी का, है ना। आपको हर चीज आने वाली है। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग 777 रुपीज में, अगर आप फाइनल ईयर कैंडिडेट हैं, ठीक है, अगर आप फाइनल ईयर कैंडिडेट हो एंड आपको करनी है कैंपस की तैयारी, कंपनी आ रही होंगी, कुछ प्राइवेट कंपनीज आ रही होंगी या फिर कोई भी कंपनी आ रही होंगी, ठीक है, तो आप जाके इवन एमटेक वाले भी कुछ लोग एनरोल हो सकते हैं इसमें। एमटेक वाले को, ये सब जो एमटेक कर रहे होंगे या उनके पास अगर कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग करना होगी, क्या क्या कैसे कैसे चीजें, प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं, क्या क्या चीजें बोलनी होती है, तो ये सारा चीज इस कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग में है, मात्र 777 रुपीज में। ऑल स्टेट एई एंड जेई इस साल और अगले साल एई और जेई वैकेंसीज की बहुत भरमार है। एंड यू आर वेरी लकी टू हैव इन दिस ईयर। समझे, बहुत लकी है आप कि आपके सामने ये वैकेंसी आ रही है। अदरवाइज अभी तो 2-3 सालों से कोविड आया और ये सब आया, तो ज्यादा वैकेंसी कुछ आई नहीं। बट अब देखिए, आरपीएससी एई हमारे पास, यूपीपीएससी एई की भी खबर आ रही है कि सितंबर अक्टूबर में आ जाएगा।
ठीक है। एंड उसके बाद अभी एमपीपीएससीए की बात हो रही, बीपीएससीए का कुछ प्राइवेटाइजेशन वाला कल्चर चल रहा है, बट आई होप कि उसका भी निर्णय हो जाएगा कि मे बी सरकार कुछ डिसीजन ले इंजीनियरों के पक्ष में। तो ये सब सारा चीज आप लोग देख सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि स्टेट का एई का वैकेंसी बहुत ज्यादा प्रीसियस, और मतलब डायरेक्ट आपको एसडीओ की पोस्ट मिलती है, जो रोले वाली जॉब होती है, तो वो बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि जब नोटिफिकेशन आएगा तभी तैयारी करेंगे, तो समझ लीजिए कि ऐसे लोगों का कभी सिलेक्शन नहीं होता है। इतना तो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है कि जैसे वैकेंट नोटिफिकेशन आएगा और वैसे ही तैयारी करेंगे, तो नो एज, आपको कोई एज नहीं मिलता है। ठीक है। एंड आप बहुत परेशान हो जाओगे, 3 महीने में एग्जाम ले लेगा। सरकार का चीजें हैं निर्धारण, उनका अलग तरीके से होता है, तो आप जानते होंगे सबकी। 3 महीना लेगा कभी एग्जाम, कभी अभी अभी बीपीएससी यही वाला आया, आई थिंक जुलाई में आया, सितंबर में एग्जाम ले रहा था। अब मान लीजिए सितंबर में एग्जाम ले लेता, मे बी अभी तो नवंबर में पोस्टपोन कर दिया। ठीक है, अगर नवंबर में पोस्टपोन कर दिया, नहीं करता तो सितंबर में ही होता। और अगर नोटिफिकेशन के चक्कर में बैठे रहते तब तो फिर भाई फॉर्म तो भर नहीं पाते ना। तो दिस इज द इशू, दीज आर द थिंग्स। ठीक है, तो आप इसको अकाउंट करके रखो। एक समझदार आदमी हर चीज पहले से तैयार करके रखता है। ठीक है। स्मार्ट कोर्स एंड डोपामिन 555 कॉम्बो हमारे पास 999 में अवेलेबल है। ईएससी नॉन टेक का 777 में। ईएससी नॉन टेक में क्या है कि अभी जो लोग तैयारी कर रहे हैं, काफी अच्छे समय नॉन टेक में अब हाथ लगाने का। ठीक है, अभी समय कुछ नहीं गया है। एंड जो भी कर रहे होंगे, एंड कर रहे मतलब नॉन टेक तो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए 2-3 महीने पहले। ठीक है, अगर नॉन टेक को आप धार देना चाहते हैं, कई चीजें नहीं समझ आती, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, मटेरियल साइंस हो गया, ठीक है, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, तो ये सारा चीज अगर आपको रिवाइज करना है, तो इतने सस्ते कॉम्बो में एक तरीके से रिवाइज हो जाएगा। आप वीडियो 1.5x और 2x में देखोगे तो सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा, काफी अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। गेट सब्जेक्ट वाइज कॉम्बो हमारे पास अवेलेबल है ना। अगर आपको सब्जेक्ट वाइज कुछ सब्जेक्ट्स आपने कर रखे हैं, जैसे सॉइल कर रखा है, आपने एफएम कर रखा है, देन व्हाट इज द नीड ऑफ बाइंग फॉर परचेजिंग द कोर्स फॉर सॉइल एंड एफएम, इजंट इट? लॉजिकल है ना। तो इसी के लिए सब्जेक्ट वाइज कॉम्बो भी हमारे पास अवेलेबल है। आप जाइए हमारे वहां पे कॉन्टैक्ट नंबर बात करिए, नहीं तो वेबसाइट पे जाओ। ठीक है, वहां पे आपको सारा चीज पता चलेगा। चलिए आइए देखते हैं आगे आपके पास और क्या क्या है। ठीक है, आप देख सकते हो ये गेट अकेडमी आपके लिए क्या क्या कर रहा है। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, डिटेल्स है ना, फॉर 2025 के लिए। अब तो गेट में टेस्ट सीरीज लगाने का समय है, अभी नहीं लगाओगे तो कब लगाओगे? सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, बेसिक लेवल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, एडवांस लेवल, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। हर एक टेस्ट को गेट एग्जाम को अगर आपको अच्छे रैंक के साथ निकालना है, अच्छे आईआईटी से एमटेक करना है, अच्छे एनआईटी से एमटेक करना है, तो आपको आपकी प्रिपरेशन को आपको टेस्ट से देना होगा। बिना टेस्ट दिए ये बात आप जान लीजिए कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझिए कि बिना टेस्ट सीरीज में हाथ लगाए और 3-4 कोचिंग से, एक कोचिंग का क्या होता है, अगर आप एक ही कोचिंग का लोगे तो उसमें पैटर्न एक ही रहता है उन सबका, कि वो लोग एक बड़े चंक से क्वेश्चन लेते हैं और वहीं से वो लोग करते हैं। ऐसे ही आपको 3-4 कोचिंग का टेस्ट सीरीज लेना चाहिए बच्चों। ठीक है, बिना आपको वेरिड एक्सपीरियंस होने बिना नहीं होगा, तो आप कैसे हैंडल करोगे? तो वो सब सारा चीज आपको ये टेस्ट सीरीज ही एज देगी। तो बिना टेस्ट सीरीज के तो आप बैठ के अगर बैठोगे एग्जाम में, तो आई डोंट थिंक दैट, सॉरी टू से, बट आई डोंट थिंक दैट कि आप रैंक ले आ पाओगे। अच्छी क्वालिफाइंग नंबर आ सकते हैं, बट रैंक अच्छी तभी आएगी जब 3-4 टेस्ट से गो थ्रू हो। राइट, तो ये सब आपको अकाउंट करना है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट बेसिक लेवल 10 टेस्ट है, आप देख सकते हो। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एडवांस लेवल 10 टेस्ट है। मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट है, 10 टेस्ट है। चैप्टर वाइज टेस्ट है, 100 टेस्ट। चैप्टर वाइज टेस्ट 100 टेस्ट, प्लीज नोट इट। फुल लेंथ मॉक गेट पूरा है 10 टेस्ट, है ना, तो इसको आप अकाउंट करके रखो। इसके साथ गेट सिविल की पीवाईक्यू की ई बुक भी अवेलेबल है हमारे पास। प्राइस है 222 में। ठीक है, और प्लस जीएसटी इसमें अलग से। गूगल ई बुक का डिस्क्रिप्शन लिंक में है। तो इसमें आप देख सकते हो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आरसीसी एंड स्ट्रक्चर एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जनरल एप्टीट्यूड, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है इस पीवाईक्यू की वॉल्यूम बुक में। ठीक है, और आप देख सकते हो कि 38 ईयर्स का, ये बहुत बड़ी बात है, नॉर्मली इसको लोग प्रोवाइड नहीं करते। 38 ईयर्स का जो ये यहाँ पे है ना चंक, ये बहुत जरूरी है कि आपको वेरिड एक्सपीरियंस से गो थ्रू होना पड़ेगा। बिकॉज आप, मैं मानता हूं कि अगर आप टेस्ट सीरीज लगाओगे और पीआईक्यू लगाओगे, आप
अगर आप उसको, मतलब क्या कहूंगा मैं, रटना तो नहीं चाहिए, बट इतना आप गो थ्रू हो जाओगे अगर कि आप टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू अच्छे से कर रहे हो, तो आपके 50 नंबर तो कहीं नहीं गए। अगर आप केवल पीवाईक्यू कर रहे हो ढंग से एंड यू आर मगिंग अप ऑल द फॉर्मूलाज, देन 30 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, तो इसको भी एक आप अकाउंट करके रख सकते हो। गेट सिविल पीवाईक्यू वॉल्यूम 2 है ना, तो यहाँ भी 38 ईयर्स का है। इसकी भी प्राइस 222 है। इसमें क्या क्या है वॉल्यूम 2 में? जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी है, इरिगेशन इंजीनियरिंग है। तो ये सारा चीजें आप देख सकते हो कि 800 पेजेस में लगभग अवेलेबल है। तो कहने का मतलब यही है कि काफी अच्छा सब डिजाइन है। 38 ईयर्स में टॉपिक वाइज सब कुछ दिया हुआ है, आप देख सकते हो टॉपिक वाइज प्रीवियस 38 ईयर्स, तो यू कांट इसको टेक आप लाइटली नहीं ले सकते, काफी क्वालिटेटिव कंटेंट है। इसी के साथ जनरल एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स से क्या कहा जाए बच्चों? अगर आप न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड ये सारी चीज कर रहे हैं एंड इसके साथ आप मैथमेटिक्स भी कर रहे हो साथ में, तो 30 नंबर तो आपका कहीं नहीं गए। एक तो पीवाईक्यू लगा लोगे, और केवल पीवाईक्यू अगर लगा रहे हो तो 30, अगर मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड प्लस सिविल इंजीनियरिंग का ये जो दो पीवाईक्यू लगा लिए, तो हमको नहीं लगता कि 45 नंबर आपके कहीं गए हैं। मैं एकदम रॉ फैक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, काफी तैयारी किया हूं मैं भी, और तो मैं जानता हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें होती है। अगर आप इतना कर रहे हो तो बहुत है। तो ठीक है, फिर चलिए बढ़ते हैं आगे के सेशन की ओर। हम बात कर रहे थे, अभी प्रीवियस टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे इन्वायरमेंटल, इसमें जो है अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो आइए देखते हैं वो फिर से रिवीजन हो जाए। जितना रिवीजन एग्जाम में करेंगे उतना ही बढ़िया है। ठीक है, डोमेस्टिक वाटर डिमांड कितना होता है? तो 135 लीटर पीसीडी। इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड 40 लीटर पीसीडी। पब्लिक यूज 25 लीटर पीसीडी। फायर डिमांड 15 लीटर पीसीडी। लॉसेस वेस्टेज थे, बहुत तेज तेज चल रहा हूँ मैं, ठीक है, बस एक बार देखते जाइए, स्किप मत करिएगा। ठीक है, आईएस कोड में डोमेस्टिक वाटर डिमांड कितना कहता है? 135 लीटर से 225 लीटर पीसीडी। ईडब्ल्यूएस एंड एलआईजी में आपको 135 लीटर पीसीडी। ठीक है, ये सारा चीज आपको कवर करना है। फायर डिमांड फॉर्मूला मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कुचलिंग फॉर्मूला, फ्रीमैन फॉर्मूला, 563 अंडर रूट पी, बुस्टोन फॉर्मूला। ठीक है, फ्री मैन 1136 पी बाय 5 + 10, कुचलिंग 3182 अंडर रूट पी, डोंट फॉरगेट इट। मैक्सिमम डेली डिमांड क्या होता है? एवरेज डिमांड क्या होता है? मैक्सिमम आवरली डिमांड क्या होता है? इसके बारे में डिटेल एनालिसिस। कोइंसिडेंट ड्राफ्ट, आपको पता करना है कि मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड और मैक्सिमम आवरली डिमांड, इन दोनों में से जो मैक्सिमम रहेगा वो कॉन्स्टेंट ड्राफ्ट कहलाएगा। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड्स हमारे पास कौन कौन से हैं? अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, डिक्रीज रेट ऑफ ग्रोथ मेथड, लॉजिस्टिक कर्व मेथड, 6 ग्राफिकल मेथड। एग्जाम में जाने से पहले आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स इसके लगा के जाना है एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है, एग्जाम में जाने से पहले ये न्यूमेरिकल आपको लगा के जाना है, क्योंकि एक सवाल आना यहाँ से कंफर्म है। ठीक है, एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है, मैं आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। मैक्सिमम डेली डिमांड इज इक्वल टू 1.8 इंटू एवरेज डेली डिमांड, और मैक्सिमम आवरली डिमांड इज इक्वल टू 1.5 इंटू एवरेज आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे, इक्वल टू 1.5 इंटू मैक्सिमम डेली डिमांड बाई 24, इक्वल टू 1.5 इंटू जो मैक्सिमम डेली डिमांड की जो वैल्यू है ऊपर आप देखिए, उसको जस्ट पुट ऑन कर दी गई है। 1.8 इंटू एवरेज डिमांड बाई 24 टू इक्वल टू 2.7 इंटू एवरेज एवरेज एनुअल एवरेज आवरली डिमांड। तो ठीक है, तो इसको आपको काउंट करके रखना है। ये स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। maximum hourly demand by average hourly demand is equal to 1.5, maximum daily demand by average daily demand is equal to 1.8, maximum weekly demand by average weekly demand is equal to 1.48, maximum monthly demand by average monthly demand is equal to 1.28। ठीक है, पॉपुलेशन और पीक फैक्टर। तो पॉपुलेशन आप देख सकते हो 50,000, 50,000 से 2 लाख का पीक फैक्टर है 2.5, और ग्रेटर देन 2 लाख है 2। पीक फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन ऑफ कैपेसिटी, इसको याद रखना है। अब हम बात करेंगे, हमने अभी तक बात की वाटर डिमांड की, अब हम लोग बात करेंगे फिजिकल पैरामीटर की। जैसा कि जो लोग नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ। सस्पेंडेड टर्बिडिटी, कलर, टेस्ट एंड ऑर्डर, टेम्परेचर, ये सब सारा चीज है। इसके बाद IS 10,500 को तो भूलना नहीं है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए बाइबल है। ठीक है, डोंट प्लीज फॉरगेट इट, प्लीज डोंट फॉरगेट डोंट फॉरगेट इट। टर्बिडिटी होती है 1 से 5 NTU, नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट है ना, इसको आपको मेजर करना है। इसमें 4 मेथड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैक्सन वाला होता है, बेलिस होता है, नेफ्लोमीटर होता है, एंड प्लैटिनम रॉड मेथड होता है। ठीक है, तो इसको आपको काउंट करके रखना है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बनता है फॉर्मूला, क्वेश्चन, कि इसमें कौन सा मेथड, कौन सा टेबिलिटी मीटर
यूज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ light or perpendicular to the direction of light, so you have to take care of it एंड डोंट एबल टू फॉरगेट, राइट। कलर आपके पास 5 से 15 हेजन, ठीक है, आपका हेजन यूनिट होता है, तो उसको आपको अकाउंट करके रखना है। टेस्ट एंड ऑर्डर थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर होता है नॉट मोर देन 3, तो इसको आपको अकाउंट करके रखना है। केमिकल पैरामीटर पे हम लोग बात कर रहे थे, ये सारा जो लिस्ट है ना रेंजेस का, टीडीएस 500 से 2000 पीपीएम, अल्कालिनिटी 200 से 600 mg पर लीटर, पीएच 6.5 से 8.5, हार्डनेस 200 से 600 mg पर लीटर, क्लोराइड कंटेंट 250 से 1000 mg पर लीटर, 6 नाइट्रोजन कंटेंट, फ्लोराइड कंटेंट, डिजोल्व ऑक्सीजन, फ्री अमोनिया, ऑर्गेनिक अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट, है ना, तो इसको सारा चीज अकाउंट करके रखना है। बायोलॉजिकल पैरामीटर, पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ई कोलाई क्या होता है, टेस्ट ऑफ कोलिफॉर्म, मोस्ट मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक हो गया, कैसे करते करते हैं हम लोग, मोस्ट फेवरेबल नंबर ज्यादा सुटेबल होता है, ज्यादा यूज करते हैं, कोलिफॉर्म इंडेक्स टेक्स ऐसे यूज करते हैं, एमपीएन टेस्ट पेजेस, प्रिजम्पटिव टेस्ट, कन्फर्म टेस्ट, कंप्लीटेड टेस्ट, है ना, तो ये सारे फेजेस हैं एमपीएन टेस्ट के। यू डोंट प्लीज इसको सारों को आपको मेमोराइज करना है, समझ लिए हैं, समझने के बाद आपको याद भी तो करना होता है। आपको पता है, भले ही लग रहा हो कि मैं रटवा रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है, पहले समझना है। बिना समझे तो आप कैसे समझोगे प्रिजम्पटिव क्या होता है, कंफर्म क्या होता है, कंप्लीटेड क्या होता है, क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स होते हैं, राइट, तो आपको कैसे समझ में आएगा। और उसके साथ हम बात कर रहे थे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ की, बैक्टीरिया कितने होते हैं, वायरस में क्या क्या चीजें होती हैं, किन किन वायरस से क्या क्या बीमारियां होती हैं, वो सारा चीज यहाँ पे पढ़ना है। एमपीएन कैलकुलेशन बाय एमपीएन टेबल बाय पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बाय थॉमस इक्वेशन, है ना, तो आपको ये भी पता रहना चाहिए। हजार्डस मेटल का जो रेंज है, जैसे कि इसमें सेजियम हो गया, है ना, कैडमियम हो गया, सीडी नॉट कैल्शियम, है ना, एच हो गया, लेड हो गया, आर्सेनिक हो गया, निकन हो गया, क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, सो दीज आर हजार्डस मेटल। ये सारा जो मेटल है हजार्डियस, इसका स्मॉल अमाउंट भी हमारे लिए बहुत घातक है, तो आपको इसको देखना होगा। अब हम लोग बात कर रहे थे वाटर ट्रीटमेंट की, स्क्रीनिंग, प्री क्लोरीनेशन, एरेशन, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन के बाद सेडिमेंटेशन एडिड कोएगुलेशन, फ्लॉकुलेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन, वाटर सॉफ्टनिंग, माइनर ट्रीटमेंट, तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। स्क्रीनिंग में हम लोग कोर्स स्क्रीन देखेंगे, फाइन स्क्रीन देखेंगे, प्री क्लोरीनेशन, एरेशन, सेडिमेंटेशन, है ना, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि स्टेडिमेंटेशन में आपको देखना होगा, स्टोक्स लॉ के वजह से बहुत सवाल आते हैं, और वी एस इज इक्वल टू जी माइनस वन गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर बाई 18 म्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फॉर स्टोक्स लॉ। टी डी इज इक्वल टू एल बाई वी एफ, और आपको डिटेंशन टाइम पता होना चाहिए, इसमें रेक्टेंगुलर टैंक कंटिन्यूअस स्ट्रिंग का पूरा फॉर्मूला आपके सामने होना चाहिए। लेक्चर देखिए, तब जाके आप बात करिए, तब आपको समझ आए कि हाँ सर एकदम सही कह रहे हैं, क्वेश्चन सही से बन रहे हैं, ठीक है। तो ये इसी के लिए अगेन, जब आगे बढ़ते हैं कोगुलेंट पे हम लोग बात करते हैं, एलम, डोज, रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, कोपरास, सोडियम एल्यूमिनेट, क्लोरीनेटेड कोपरास, ये सारी चीज हम लोग डिस्कस करते हैं। पीएच रेंज, टेम्परेचर के साथ क्या होता है, कोएगुलेंट के बाद पीएच रेंज क्या होता है, तो ये सब सारी चीज आपको अकाउंट करके रखना है, ठीक है। अगेन फिल्ट्रेशन की हम लोग जब बात करें, फ्लॉक्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सस्पेंडेड पार्टिकल्स क्या होते हैं, ठीक है, ये क्या सॉरी, इसमें फिल्ट्रेशन हम लोग क्या करते हैं, फ्लॉक्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सस्पेंडेड पार्टिकल्स। फिल्टर में आपको ग्रेविटी फिल्टर यूज होती है, प्रेशर फिल्टर यूज होता है, ग्रेविटी में आपके स्लो सैंड फिल्टर यूज होती है, और रैपिड सैंड फिल्टर यूज होता है। सो यू हैव टू बी वेरी थॉरो विद इट, जैसे कि आपको देख रहा होगा कि जब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे सब पूरा याद है ना, बिना याद की सिलेक्शन नहीं होता है। इसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्लो सैंड फिल्टर एंड रैपिड सैंड फिल्टर का डिफरेंशिएशन पूरा आना चाहिए आपको, इसका जो डिटेल डिफरेंशिएशन है वो आपको आना चाहिए, इतना जो मेरा फॉलो कर लेगा ना, तो डीट उसको कोई, आपको नहीं लगता है कि उसके उसके एग्जाम में, अगर उसकी मान लीजिए कि 3-4 महीने की तैयारी है, 3-4 महीने की तैयारी है, एंड उसको बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही कंसाइज पढ़ना है, जो क्वेश्चंस बनते हैं वही क्वेश्चंस को बार बार पढ़ना है। भाई एक बात बताइए, जो क्वेश्चन 15 साल से नहीं आया उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो अगले साल आ जाए, बहुत कम है ना। लेकिन जो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, तो उसकी तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बन रही है कि वो अगले बार भी आएगा। तो मेरा यही पूरा श्रेय है, ठीक है, आपको वही चीज प्रोवाइड करना जो बार बार आ रहा है, इतना कर लेने से आपका 80% सिलेबस कवर है सर। तो एकदम बढ़िया से इसको आप समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। D10 हमारे पास, D10 इसका इफेक्टिव साइज क्या है, और इसका कोफिशिएंट इन्फॉर्मेटिव क्या है। रैपिड सेट फिल्ट्रेशन में हम लोग बात करते हैं कि एयर माइंडिंग, मड बॉल फॉर्मेशन, क्रैकिंग ऑफ बेड एंड बम्पिंग ऑफ फिल्टर बेड, तो ये सारा फेलियर है रैपिड सेट फिल्ट्रेशन में, ये सब ड्रॉबैक्स होते हैं, तो इसको आपको अकाउंट करके रखना है। डिसइंफेक्शन की हम लोग बात कर रहे थे कि डेडली एंड हार्मफुल माइक्रोइज्म को भी
को ही केवल हटाते हैं। लेकिन स्टेरिलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, सारे तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाते हैं। ठीक है। मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन फिजिकल होता है, केमिकल होता है। ठीक है, दो तरह के मेथड होते हैं, फिजिकल, केमिकल। फिजिकल होता है हमारे पास यूवी रे बॉइलिंग, और केमिकल होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मेटल एंड अल्केलीस, है ना। तो ये सारा आपको मेथड देखना पड़ेगा। क्लोरीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि प्लेन क्लोरीनेशन क्या होता है, प्री क्लोरीनेशन क्या होता है, एंड सुपर क्लोरीनेशन क्या होता है, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन क्या होता है। तो ये सारी चीज आपको देखना है। ठीक है, रेट ऑफ क्लोरीनेशन क्या है, रिएक्शन ऑफ क्लोरीनेशन क्या होता है, NH2Cl का फॉर्मुलेशन कैसे हो रहा है, NaCl2 का पूरा रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, NCl3 का होना चाहिए। तो ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। क्लोरीन डिमांड क्या होता है, फॉर्मूला पूरा उसका पता होना चाहिए, रेसिडुअल क्लोरीन टेस्ट, डीक्लोरिनेटिंग एजेंट, ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। अगेन वाटर सॉफ्टनिंग की जब हम बात करते हैं तो इसमें दो तरह के वाटर, दो तरह की हार्डनेस होगी बेसिकली, टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। तो टेम्पररी का रिमूवल हम लोग कैसे करेंगे, बॉइलिंग और लाइम एडिशन। परमानेंट के साथ हम लोग रिमूवल, लाइम सोडा, जियोलाइट और आयन एक्सचेंज, डीमिनरलाइजेशन। ठीक है। माइनर ट्रीटमेंट में हम जब बातें थे तो हम एक्टिवेटेड कार्बन का यूज करते थे, यहाँ में लिखना भूल गया, एक्टिवेटेड कार्बन का यूज करते थे। कॉपर टैंक हम लोग यूज करते हैं, और सॉल्ट सॉल्ट के बहुत सारे वो सब यूज करते हैं। तो आइए आज आगे सेशन में बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आपको पता होना चाहिए इसमें कि डेड एंड सिस्टम क्या होता है। डेड एंड सिस्टम हो गया, ग्रेड आयरन सिस्टम हो गया। यू मस्ट नो द डिफरेंशिएशन, you will be very easily confused among the topics, among the four option topics that has been given to you in the question paper। ठीक है, सो यू आपको इसके बारे में सारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको याद होना चाहिए। ग्रिड आयरन सिस्टम हो गया, क्या कह रहा है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसमें पानी का फ्लो मेन फ्लो पाइप से कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, अगेन रिंग सिस्टम हो गया, रेडियल सिस्टम हो गया। डोंट कंफ्यूज, मेनी पीपल गेट कंफ्यूज रिंग और रेडियल बिकॉज बोथ आर हैविंग द सेम काइंड ऑफ आइडियोलॉजी। तो रिंग और रेडियल अलग अलग है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे पाइप के अप्रेंटिसेस के बीच में, जो हम लोग पाइप्स में लगाते हैं, राइट। जैसे कि जब आप लोग तैयार होते हो तो आपने शर्ट पैंट पहनी, लेकिन उसके ऊपर आप अप्रेंटिसेस लगाते हो, कौन कौन से अप्रेंटिसेस लगाते हो, जैसे कि आप डीयू लगाया, आपने कॉम किया, आपने परफ्यूम लगाया, आपने थोड़ा सा फेस पे क्रीम लगाया। सो व्हाट आर दीज आर अप्रेंटिसेस, दैट जो आप थोड़ा सा और अच्छे से अपने आप को मॉडिफाई करने के लिए यूज करते हो। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि स्लिस वॉल्व हो गया, पता होना चाहिए आपको सब। पूछ लेगा कि बताओ भाई स्लुइस वाल्व का क्या यूज है, कहाँ यूज करते हैं। SSC में तो एक क्वेश्चन भी आया था, दो तीन बार भी आया है कि स्लुइस वॉल्व की पोजीशनिंग कहाँ पे होती है, हायर एंड पॉइंट पे होती है कि लोअर प्रेशर, लोअर जोन पे होती है, या कहीं भी हो सकती है। तो ये क्वेश्चन से आपको ट्रैप नहीं होना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर रिलीफ वॉल्व, थ्री, चेक वॉल्व, चौथा स्काउर वॉल्व, सॉरी स्काउर वॉल्व के बारे में था वो। ठीक है, पांचवा प्रेशर रिलीफ वॉल्व, कहाँ देंगे इसको, पता होना चाहिए। सिक्स, फुट वॉल्व, आपके मुंह पंप में नीचे लगा रहता होगा ना। ठीक है, सिक्स फुट वॉल्व। सातवां बटरफ्लाई वॉल्व। आठवां बॉल बॉल वॉल्व हो गया ना। जैसे कि आप देखते होगे आरओ में, आज का आज की सारी बातें सब आरओ में ही हुई है, कल की भी क्लास की आरओ में, प्रीवियस क्लास की भी आरओ वाली में बात हुई, आज भी हो रही है। बॉल वॉल्व क्या करता है, जैसे कि आपका लेवल मेंटेन है, जैसे ही आरओ का पानी का लेवल नीचे गिरा, वो खट्ट से नीचे बॉल जाएगी, और वैसे ही कनेक्शन
क्लोज हो जाएगा, तो अपने आप सारा सिस्टम उसका फिर से चलने लगेगा। तो ये बॉल वॉल का काम होता है। ठीक है, आपको ये सारा चीज आपको है पढ़ना पड़ेगा। 9, ग्लोब वॉल क्या कह रहा है, सबका फंक्शन आपको पता होना चाहिए। 10, निडिल कोन वॉल। 11, ठीक है, पायलट वॉल। ओके, सो दीज आर द बेसिक वॉल दैट, इतना वॉल्व आपको पता होना चाहिए। ज्यादा परेशान मत होइए, बस आप एक काम करिए, इसका ना डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या कह रहा है। अगेन हम बात करेंगे कि प्रेशर पाइप कितने तरह के होते हैं। ठीक है, प्रेशर पाइप्स होते हैं, नॉन प्रेशर पाइप्स होते हैं। ठीक है, मेटल पाइप हो गया, नॉन मेटल पाइप हो गया, है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो मेटल पाइप का जो यूज है वो प्रेशर में ज्यादा होगा, और नॉन मेटल पाइप का प्रेशर में ज्यादा यूज नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो पाइप्स हमारे पास कास्ट आयरन की पाइप है, स्टील आयरन की पाइप है, रॉट आयरन की पाइप है, कॉपर पाइप है, लेड पाइप है, सबका अलग अलग यूज है गाइस, है ना। जॉइंट्स इन, जॉइंट्स तो आप भूलना ही मत, जॉइंट्स तो एक क्वेश्चन, जॉइंट्स इन पाइप बहुत इंपॉर्टेंट। कौन कौन से जॉइंट है, स्पाइगॉट एंड सॉकेट जॉइंट। दूसरा कॉलर जॉइंट, एक्सपेंशन जॉइंट। ओके, नाउ नेक्स्ट, फ्लैंज जॉइंट। सबका आपको डायग्राम देख देख के याद करना है, अदरवाइज मैं एक सीरीज ला रहा हूँ जिसमें कि सारा जो इम्पोर्टेंट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, देखिए कुछ कुछ चीजों का होता है ना, थ्योरी आप पढ़ रहे हैं आपको नहीं समझ में आ रहा है, बट जैसे ही आप उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हो तो तुरंत वो रिकॉल हो जाता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल जॉइंट, बिकॉज अल्टीमेट टारगेट आपका क्या है, आपका टारगेट है अभी एग्जाम निकालना, अभी टारगेट है आपका ज्ञान लेना नहीं, ज्ञान तो आप लेते रहोगे, बाद में आप एमटेक कर लेना, पीएचडी में एनरोल हो जाना। अभी आपको है सबसे बड़ी कि इस बेरोजगारी की बहुत बड़ी महामारी से बचना। ठीक है, बहुत बड़ी, बहुत बहुत समस्या होती है। अनएम्प्लॉयड जो बच्चे होते हैं उनका स्वभाव देखिएगा कितने सरल होते हैं, और जिनका जो भी होता है, मैं बहुत अच्छे 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 लड़के हैं बेचारे, बहुत अच्छे गुणवान हैं, लेकिन एक नौकरी ना होने से ना उनको सुशोभित नहीं हो पाते हैं वो बच्चे, और परिवार में हमेशा धिक्कारे जाते हैं। तो टारगेट यही है, मेरा तो टारगेट यही है कि आप सबको सफल बनाना। ठीक है, इसको आप लोग अकाउंट करके रखिए कि नौकरी के, जल्द से जल्द नौकरी लेनी है। और कुछ अगर आप आरआरबी जेई में, इतनी बड़ी भर्ती आती नहीं है, हर जगह छोटी छोटी वैकेंसी आती है, तो उसमें कुछ ज्यादा कुछ रहता नहीं है, मैं एक बार बता दूं। ठीक है, हाँ मुझे एक ही सीट चाहिए इससे कोई मतलब नहीं होता, ये सब अफवाह बातें हैं। ठीक है, कंपटीशन में जो बैठता है ना फिर उसको लगता है कि क्या हो रहा है। ठीक है, फ्लेक्सिबल जॉइंट क्या हो रहा है, थ्रेडेड जॉइंट। ओके, सो दीज आर द बेसिक काइंड ऑफ जॉइंट दैट यू मस्ट रिमेम्बर। ठीक है ना, सिंप्लेक्स जॉइंट एक अलग जॉइंट है। तो ये सब आपको पता रहना चाहिए कि थ्रेड जॉइंट, सिंप्लेक्स जॉइंट, ये सब क्या हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, अब मिलते हैं अब अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।